हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं पंकज शर्मा यूट्यूब चैनल मैथ्स विद पवन राव में एक बार फिर आपको पढ़ाने आया हूँ ज्योमेट्री। दोस्तों, पिछले क्लास में हमने टेंजेंट के बारे में कुछ बात करी थी। इससे पहले वाले जो दो वीडियो थे उसमें हमने सर्कल में टेंजेंट को लेके बात करी थी। आज हमारा टेंजेंट वाला पार्ट एक बार कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद 3 या 4 वीडियो में हम लोग इस ज्योमेट्री में सर्कल वाले पार्ट को कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हम अर्थमेटिक का एक टॉपिक शुरू करेंगे और उसके बाद हम बात करेंगे मेंसुरेशन के बारे में। तो सबसे पहले सभी को एक बार गुड मॉर्निंग, सभी को नमस्कार। एक बार फटाफट से सब लोग जुड़ जाइए। विकास जी कह रहे अर्थमेटिक की मैराथन लेकर आओ। तो मैं किसके लिए लेकर आऊं? देखो 15 लोग देख रहे हैं, है ना। 15 वेटिंग या 15, है ना। तो मैं अर्थमेटिक शुरू करूंगा, लेकिन मैराथन हम लोग नहीं लेके आएंगे। एक बार हम लोग ज्योमेट्री कंप्लीट होने के बाद में एक बार आपका एवरेज और एलिगेशन वाला पार्ट पूरा करवाएंगे। और मॉर्निंग वाली जो 7:30 वाली जो क्लास है उसमें हम लोग मेंसुरेशन की बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पीके जी कह रहे हैं कि सर मैं आपको गोपालपुरा मिला था। बिल्कुल मेरे को याद है पीके जी, आप मेरे से मिले थे। तो फटाफट से चलो क्लास शुरू करते हैं। फटाफट एक बार सब लोग जुड़ जाइए और एक बार ये कंफर्म करिए कि ऑडियो और वीडियो दोनों आपको अच्छे से क्लियर है ना। फटाफट जोड़िए, एक बार फटाफट से रिप्लाई करिए कि ऑडियो और वीडियो दोनों आपको क्लियर है ना, ताकि हम लोग क्लास कंटिन्यू करें। टेंजेंट का जो बचा हुआ पार्ट है उसको हम आज कंप्लीट करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। ध्यान से देखना दोस्तों, टेंजेंट के बारे में हमने काफी सारी बातें करी कि सर्कल की जो रेडियस होती है, वृत्त की जो त्रिज्या होती है और सर्कल की जो टेंजेंट होती है, स्पर्श रेखा जो होती है, स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच में हमेशा एंगल 90 बनता है। ये बातें हमने कर ली थी। इसी के बेस पे हमने फिर काफी सारी चीजें पढ़ी। हमने ये पढ़ा कि दो तरह की कॉमन टेंजेंट होती है। एक होती है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, एक होती है ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। दोनों की लेंथ निकालना भी हमने सीख ली है। आगे बात करिए। ध्यान करना दोस्तों, जब मैंने आपको एंगल बाइसेक्टर पढ़ाया था तो एक बात मैंने समझाई थी आपको, सब लोग जरा ध्यान से देखना। मैंने बोला मान लेते हैं, हमने कहा ये कोई लाइन है, ये कोई रे है यहाँ पर, इसको हमने कहा ओ, इसको हमने कह दिया यहाँ पर ओ कह दो या और कुछ कह दो। इसको हमने कहा यहाँ पर इस तरीके से, मान लो ये जो बिंदु है, इस बिंदु को मैंने कहा पी, तो मैंने कह दिया पी और मैंने कहा ये पी एम। तो पी एम यहाँ पर क्या है, कोई एक लाइन है यहाँ पर। आगे मैंने क्या बात करी, एक और लाइन ले ली मैंने यहाँ से कुछ इस तरीके से। हमने बोला ये जो लाइन है इसका नाम है पी से लेकर एम तक। ये मैंने पहले भी आपको पढ़ा दिया था, ध्यान से सुनिए। हमने कहा क्या इन दोनों के बीच में कोई एंगल बन रहा है क्या? तो आप बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल एक एंगल यहाँ पर बन रहा है। तो हमने कहा एक एंगल इस जगह यहाँ पर बन रहा है। अब मैंने एक और लाइन ले ली। एक लाइन मैंने इस तरीके से ली कि ये जो लाइन है इस कंप्लीट एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करे। ध्यान रखना दोस्तों, सबसे पहले मैंने क्या बोला, हमने बोला कि दो लाइनें आपने बनाई है। एक लाइन कौन सी हमारे पास में पी एम और एक कौन सी यहाँ पर पी एन। और अब मैंने एक लाइन इस तरीके से और बनाई। ये जो लाइन है ब्लू कलर वाली, इस लाइन की खास बात क्या है कि ये इस पूरे एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है। मान लो एक बार के लिए कि यदि ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी क्या है दोस्तों, यहाँ पर थीटा है। तो ये जो ब्लू कलर वाली लाइन है इसको मैं कह रहा हूँ एंगल बाइसेक्टर। हम बोलेंगे यहाँ पर ये जो लाइन है वो किसका काम कर रही है, यहाँ पर एंगल बाइसेक्ट कर रही है, एंगल बाइसेक्टर का काम कर रही है। ध्यान से सुनिएगा, ये जो ब्लू कलर वाली लाइन है, ये जो नीले रंग की रेखा है यहाँ पर, ये लाइन क्या कर रही है, इस पूरे की पूरे एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है। ऐसी कोई भी लाइन जो किसी एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करे उसको हम एंगल बाइसेक्टर कहते हैं, उसको हम कोण अर्धक कहते हैं या उसको हम कोण समद्विभाजक कहते हैं। तो ये एंगल बाइसेक्टर आपने ले लिया। फिर मैंने आपको ये भी पढ़ाया था, याद करिए, कि इस एंगल बाइसेक्टर के ऊपर कहीं पर भी आप कोई बिंदु ले लो। इस एंगल बाइसेक्टर के ऊपर जहां आपका मन करे वहां पर आप एक बिंदु ले लीजिए, एक पॉइंट ले लीजिए। तो मान लो मैंने एक पॉइंट इस जगह पे ले लिया। मान लेते हैं ये जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट कौन सा है, ओ पॉइंट है। तो एक बिंदु हमने यहाँ पे ले लिया। अब मैंने क्या करा, इस ओ से इस एंगल, जिस एंगल का बाइसेक्टर है, हमने कहा इस एंगल का बाइसेक्टर कौन है, ये ब्लू कलर वाली लाइन है। एंगल बाइसेक्टर पे कहीं पर भी कोई बिंदु ले लो, वो हमने ले लिया, उसका नाम ओ है। फिर मैंने क्या कहा था, इस बिंदु से एंगल बनाने वाली साइड्स पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। इस बिंदु ओ से एंगल बनाने वाली साइड्स पे लंब डालो। तो एक लंब मैंने यहाँ पे डाल दिया इस तरीके से, तो एक लंब आपने ये डाल दिया। मान लो डाला गया लंब क्या है यहाँ पर, ओ ए। ये एंगल कितना हमारे पास में 90, ये एंगल कितना हमारे पास में 90। तो एक लंब तो मैंने यहाँ पे डाल दिया। आगे बात करें, एक लंब मैंने यहाँ पे डाल दिया। ओ से एंगल बनाने वाली साइड्स पे लंब डाल दीजिए। तो एक लंब हमने नीचे की तरफ डाल दिया और एक लंब हमने यहाँ पर ऊपर की तरफ इस तरीके से डाल दिया। इसको मैं नाम देता हूँ बी। ये जो एंगल है कितना है दोस्तों, यहाँ पर 90। तो हमने कहा ये 90 और ये भी क्या हुआ यहाँ पर 90। यहाँ तक ये बात हमने कर ली। हमने क्या बोला, दोबारा एक एक चीज को ध्यान से सुनना।
एंगल बाइसेक्टर पे हमने एक बिंदु ले लिया, उस बिंदु का नाम क्या है दोस्तों ओ। इस ओ से एंगल बनाने वाली साइड्स पे हमने लंब डाला, एक लंब कौन सा है ओ ए और एक लंब कौन सा है यहाँ पर ओ बी। इन दोनों ट्राइंगल को ध्यान से देखिए दोस्तों, इन दोनों ट्राइंगल को आप ध्यान से देख के बताना, ये 90 और ये थीटा, यहाँ पे भी ये 90 और ये थीटा, तो बताओ ये जो एंगल बनेगा, यहाँ पे जो ये एंगल बनेगा और इधर ये वाला जो एंगल बनेगा, क्या ये दोनों इक्वल होंगे क्या? तो आप बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल इक्वल होंगे। हमने कहा ये 90 है और ये थीटा है, किसी भी ट्राइंगल की तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 होता है। 180 में से ये 90 और ये थीटा, तो क्या 90 माइनस थीटा हो जाएगा क्या? तो आप बोलेंगे हाँ सर हो जाएगा। इधर देखो ये 90 और ये थीटा, तो क्या 90 माइनस थीटा हो जाएगा क्या? तो आप बोलेंगे हाँ सर हो जाएगा। अब आप इस वाले ट्राइंगल को और इस वाले ट्राइंगल को ध्यान से देखिए और ध्यान से देख के बताना, ओ ए पी, ये जो ट्राइंगल है, ये जो ट्राइंगल है ओ ए पी, इसके 3 एंगल, और एक ट्राइंगल कौन सा है ओ बी पी, इस वाले ट्राइंगल के 3 एंगल, क्या दोनों ट्राइंगल्स के तीनों एंगल बराबर है क्या? तो आप बोलेंगे बिल्कुल बराबर है। देखो यहाँ पर ओ पे कितना बन रहा है थीटा, यहाँ पे ओ पे कितना बन रहा है 90 माइनस थीटा, यहाँ भी बन रहा है 90 माइनस थीटा। ए पे कितना बन रहा है यहाँ पर 90 और बी पे कितना बन रहा है 90, पी पे कितना बन रहा है थीटा। तो हमने कहा कि इन दोनों ट्राइंगल्स में तीनों के तीनों एंगल बराबर है, इसकी वजह से दोनों क्या हो गए? सिमिलर हो गए। और हमने आपको ये पढ़ाया था कि जब भी कोई दो त्रिभुज समरूप होते हैं, whenever two triangles are similar then the ratio of their corresponding side are equal, जब उनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। तो आप बताइए दोस्तों OA के संगत कौन है? तो आप बोलेंगे OA के संगत कौन है? यहाँ पर OB है। आगे बात करें हम लोग AP के संगत कौन है? BP। तो बोलेंगे AP के संगत कौन है? यहाँ पर BP है। आगे बात करें OP, बताइए OP के करस्पोंडेंस कौन है? यहाँ पर OP है। जब आप इसको सोल्व करेंगे, ये तीनों अनुपात बराबर है, OP अपॉन OP का मतलब क्या एक होगा क्या? तो ये दोनों बराबर है, इन दोनों को बराबर करिए। ये कौन है? OA अपॉन नीचे कौन है दोस्तों? यहाँ पर OB बराबर कौन है? यहाँ पर OP अपॉन OP मतलब एक हो गया। तो आप बताइए क्या OA की जो वैल्यू है वो OB के बराबर होगी क्या? तो आप बोलेंगे हाँ सर OA बराबर क्या हो जाएगा? OB हो जाएगा। उसी तरीके से ध्यान से देखना, यदि मैं इनकी बात करूं, ये दोनों भी बराबर है, तो हम बोलेंगे AP अपॉन BP, हम बोलेंगे AP अपॉन क्या हुआ दोस्तों? BP बराबर क्या हुआ? यहाँ पर 1 हो गया। तो हमने कहा AP जो होगा ये बराबर किसके होगा दोस्तों? BP के हो जाएगा। अब ध्यान से सुनना, AP बराबर BP है, A से लेकर P ये डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस, और B से लेकर P ये वाली डिस्टेंस दोनों बराबर है। और आगे बात करें OA बराबर OB है, OA बराबर OB, तो ये जो OA है और ये जो OB है ये दोनों भी क्या है? यहाँ पर बराबर है। अब मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान से सुनना, इसको सेंटर मानते हुए और इसको रेडियस मानते हुए, इसको मैं स्मॉल r कह दूं, ये r है तो ये भी r होगी क्योंकि दोनों बराबर है, यहाँ पर हमने प्रूव करा ये। तो हमने क्या करा, इस O को तो मान लिया सेंटर और r को मान लिया रेडियस, और एक सर्कल मैंने ड्रॉ कर दिया। तो क्या वो सर्कल ऐसे ही बनेगा क्या? तो आप बोलेंगे हाँ सर वो सर्कल कुछ इस तरीके से बन जाएगा। तो हमने क्या करा दोस्तों, एक सर्कल यहाँ पे बना दिया। तो ये जो सर्कल बना, यदि मैं आपसे बोलूं कि ये जो सर्कल है इसका सेंटर कौन सा है, तो आप कहेंगे सर इसका सेंटर तो O है, इसकी रेडियस कितनी है यहाँ पर? तो आप बोलोगे रेडियस इसकी r है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ये बताइए ये जो P बिंदु है ये सर्कल के अंदर है कि बाहर है? तो आप बोलेंगे सर ये तो बाहर है। आप बोलेंगे कि ये जो P बिंदु है ना दोस्तों ये सर्कल के बाहर है यहाँ पर। तो बताओ P से जो हमने एक लाइन ड्रॉ करी ये वाली इस तरीके से, और एक लाइन हमने ये ड्रॉ करी इस तरीके से, ये दोनों सर्कल को काटते हुए जा रही है, टच करते हुए जा रही है। तो आप बोलेंगे सर ये जो लाइन है सर्कल को दो जगह पे टच करते हुए जा रही है, तो इसको हम बोलेंगे टेंजेंट है। हम बोलेंगे ये स्पर्श रेखा है। तो हमने कहा एक टेंजेंट तो ये रही और हमने कहा एक टेंजेंट ये रही, तो दो टेंजेंट है यहाँ पर, दो स्पर्श रेखा है। क्या दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर है क्या? यहाँ से 2-3 पॉइंट्स निकल कर आएंगे, उन पे आपको काम करना है। तो हमने बोला एक लाइन है P से लेकर B, एक लाइन है P से लेकर A, और ये दोनों लाइन सर्कल को टच करते हुए जा रही है। तो क्या बताइए दोनों टेंजेंट की लेंथ बराबर है क्या? तो आप देख सकते हो जितना PA है उतना ही कौन है दोस्तों? PB है। तो PA बराबर क्या हो गया यहाँ पर? PB हो गया। इस कॉन्सेप्ट से कई सारे क्वेश्चन बनेंगे। मैं आपको कहना क्या चाह रहा हूं कि यदि सर्कल के बाहर कहीं पर भी कोई बिंदु है तो उस बिंदु से वृत्त पर खींची गई दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। तो हम बोलेंगे यहाँ पर PA जो होगा ये PB के क्या होगा? बराबर होगा। एक और पॉइंट ध्यान से सुनना, ये जो P बिंदु है ये तो बाहर है और O जो है सर्कल का सेंटर है। तो आप बताओ ये जो ब्लू कलर वाली लाइन है वो इस एंगल को बाइसेक्ट कर रही है, दोनों एंगल बराबर है, और ये दोनों एंगल भी क्या है दोस्तों? यहाँ पर बराबर है। अब एक और बात देखना, हमने कहा PAOB ये एक चतुर्भुज बन रहा है। ध्यान रखना यदि मैं इसको अलग से बना दूं यहाँ पर इस तरीके से, तो हमने कहा एक लाइन, ये मैंने कहा यहाँ पर दो लाइन,
इसको मैंने कहा यहाँ पर 3 और ये क्या बन गया यहाँ पर 4। इनकी बात करो आप, ये बिंदु कौन सा है P, तो ये P बिंदु तो बाहर है। O क्या चीज है, सर्कल का सेंटर, ये इस तरीके से। यहाँ पे एंगल कितना है, ये 90 है, तो हमने कहा ये 90 है यहाँ पर। ये एंगल भी कितना है यहाँ पर 90 है। कौन सा बिंदु है ये, A, और कौन है B, ये बिंदु तो A है और ये बिंदु कौन सा है यहाँ पर B है। तो यहाँ भी 90 और यहाँ भी 90 बन रहा है। अब बताओ क्या ये क्वालिट्रल है क्या ये एक चतुर्भुज है क्या, तो आप बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल चतुर्भुज है, और चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। अब बताओ 360 में से ये 90 और ये 90, तो ये जो बचा हुआ एंगल है और ये जो बचा हुआ एंगल है, क्या इन दोनों का सम 180 होगा क्या? कई बार यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है, तो आप कहेंगे हाँ सर बिल्कुल 180 होगा। एक और बात ध्यान रखना, यदि मैं इस P को O से मिला दूं, यदि मैं इस P को O से मिला दे, तो ये लाइन इस वाले एंगल का भी बाइसेक्टर होगा और इस वाले एंगल का भी बाइसेक्टर होगा। यदि मैं कह दूं कि ये x है तो ये भी x होगा, और मैं कह दूं कि ये y है तो ये भी y होगा। और ध्यान रखना, ये जो कंप्लीट एंगल बनेगा 2x और ये जो कंप्लीट एंगल बनेगा 2y, इन दोनों का जो सम होगा वो हमेशा कितना होगा दोस्तों, 180 डिग्री होगा। अब इस कंसेप्ट को काम में लेते हुए मैं 2-3 चीज आपको समझा रहा हूं, लेकिन आप पहले मेरी 2 बातें ध्यान से सुनना ताकि हम आगे क्लास को कंटिन्यू करें। पहला पॉइंट तो ये कि यदि सर्कल के बाहर कहीं पर भी कोई बिंदु है तो उससे सर्कल पे 2 टेंजेंट डाल सकते हैं, और डाली गई दोनों टेंजेंट्स की लेंथ क्या होती है दोस्तों, बराबर होती है। पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट, यदि बाहर जो बिंदु P है उसको सर्कल के सेंटर से मिला दिया जाए, O से मिला दिया जाए, तो यहाँ पे जो एक कंप्लीट एंगल बनेगा इधर और यहाँ पे जो है कंप्लीट एंगल बनेगा इधर, इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा। और ध्यान रखना, ये जो लाइन है इस वाले एंगल का भी बाइसेक्टर होगी और इस वाले एंगल का भी क्या होगी, बाइसेक्टर होगी। कई बार यहाँ से बहुत अच्छे क्वेश्चन बन जाता है और मैं करवाऊंगा क्वेश्चन आपको, लेकिन पहले आप एक बार इस थ्योरी को ध्यान से पढ़िए। उम्मीद है क्योंकि ये चीज मैं 2-3 बार रिपीट कर चुका हूं तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलो एक और बात देखते हैं, ध्यान से सुनना अगली वाली बात को। हमने कहा यहां से आज 2-3 रिजल्ट मैं आपको पढ़ाऊंगा, फिर हमारा टेंजेंट वाला पार्ट पूरा हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। सर ये एंगल बाइसेक्टर में समझाया था, बिल्कुल मैंने समझाया था आकाश जी, बिल्कुल क्लियर है। लेंथ ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट ऑन एंगल बाइसेक्टर इज इक्वल टू लेंथ एट द इक्वल डिस्टेंस, बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल। ये आपने 2-3 बार पढ़ लिया और अच्छी बात है, अब आप ये बोलने लग गए हो, मतलब ये चीज आपके दिमाग में बहुत अच्छे से सेट हो गई होगी। चलिए अब एक और बात देखते हैं, ध्यान से सुनना। हमने बोला दोस्तों कि ये कोई सर्कल है, हमने कहा ये यहाँ पे कोई क्या है, सर्कल है, और एक बिंदु मैंने यहाँ ले लिया P आउटसाइड, बाहर ले लिया हमने कोई बिंदु P। यहाँ से मैंने एक लाइन तो इस तरीके से डाल दी PA, टच करते हुए डाली। ध्यान रखना एक टेंजेंट हम लोग बना रहे हैं, तो एक लाइन मैंने इस तरीके से डाली कि जो सर्कल को क्या करे, टच कर दे। हमने एक लाइन तो ये बना दी, इस तरीके से बना दी। एक लाइन मैंने ऐसे बनाई यहाँ पर, जो ये भी सर्कल को क्या कर दे, टच कर दे। ये जो बिंदु है, ये बिंदु को मैंने P नाम दे दिया, इस बिंदु को आपने क्या नाम दे दिया दोस्तों, P नाम दे दिया। और ध्यान रखना ये जो P है ये सर्कल के अंदर नहीं है, सर्कल के कहा यहाँ पर बाहर है। तो हमने कहा P से लेकर A PA, और हमने कहा P से लेकर B PB, ये दोनों टेंजेंट है यहाँ पर। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ क्या कि PA बराबर PB होगी? तो बिल्कुल, ये तो हमने पढ़ रखा है कि यदि सर्कल के बाहर कहीं पर भी कोई बिंदु है तो हम कह देंगे PA बराबर क्या होगा दोस्तों, PB हो जाएगा। पहला पॉइंट तो हमारा ये हो गया, ये तुमको आता ही है। अब मैंने क्या करा, एक टेंजेंट और बना दी, ऐसी एक टेंजेंट आपने इस तरीके से और बना दी जो सर्कल को टच करते हुए जाए। ध्यान रखना ये जो है इस जगह पे सर्कल को क्या हो रहा है, यहाँ पर टच कर लिया। और ये जो पॉइंट है इसको मैं नाम दे दूं M, इसको मैंने नाम दे दिया M, और इसको जो है इसको मैंने नाम दे दिया N, इसको मैंने N नाम दे दिया, और इसको मैंने नाम दे दिया T। तो ये जो बिंदु है इस बिंदु को हम T नाम दे देते हैं, तो इसको हमने T नाम दे दिया। अब ध्यान से सुनना, 3 टेंजेंट है, हमने कहा एक तो PA, एक कौन है यहाँ पर PB। मुझे पता है कि PA बराबर क्या होगा दोस्तों, PB हो जाएगा। अब आप मुझे एक चीज बताना, यदि मैं आपको ऐसे बोलूं कि क्या M से लेकर A, ये जो M से लेकर A है और ये जो M से लेकर T है, क्या दोनों बराबर होंगे क्या? तो आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल बराबर होंगे। क्यों होंगे? आपने अभी भी पढ़ा कि ये जो M बिंदु है ना, ये M बिंदु, ये जो M बिंदु है, आप मुझे बताओ ये सर्कल के अंदर है या सर्कल के बाहर है? तो आप बोलोगे सर सर्कल के बाहर है। और किसी भी बाह्य बिंदु से वृत्त पे खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। तो ये जो M से लेकर A होगा MA, और हम बोलेंगे जो M से लेकर T होगा MT, ये दोनों के दोनों क्या हो जाएगी दोस्तों, बराबर हो जाएगी। उसी तरीके इधर बात करते हैं हम लोग। इधर ध्यान से देखना, N से लेकर T, हमने कहा N से लेकर T और N से लेकर B, क्या ये दोनों बराबर होगी क्या? तो आप बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल बराबर होगी। क्यों होगी? ध्यान से देखना, क्योंकि N बिंदु सर्कल के बाहर है और किसी भी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। तो ये जो N से लेकर B होगा NB, ये NB किसके बराबर होगा, NT के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से एक रिजल्ट बनता है
और इसको कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है, रेलवे के अंदर भी ये पूछा जा सकता है। ध्यान से सुनिएगा, यदि मैं आपको ऐसे बोलूं ये जो ट्राइंगल होगा ना पी एम और एन, इसका पेरीमीटर कितना होगा, तो मैं लिख रहा हूं यहां पर, ध्यान से सुनना। हमने बोला पेरीमीटर, हमने बोला पेरीमीटर का मतलब होता है परिमाप, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल पी एम और एन। ध्यान से सुनना दोस्तों, इसको पी एम और एन इसका परिमाप की बात कर रहा हूं, इसके पेरीमीटर की मैं बात कर रहा हूं। तो हमने कहा इस ट्राइंगल का पेरीमीटर कितना होगा, पेरीमीटर को हिंदी में क्या कहते हैं दोस्तों, परिमाप कहते हैं। यहां पर तो हम लोग परिमाप की बात कर रहे हैं। तो बताओ इस ट्राइंगल का पेरीमीटर कितना होगा, तो पेरीमीटर क्या होगा, पी से लेकर एम, पहली वाली साइड पी से लेकर एम प्लस आगे दूसरी वाली साइड एम से लेकर टी, तो हमने कहा एम से लेकर टी प्लस आगे बात करें टी से लेकर एन, तो हमने कहा टी से लेकर क्या हुआ एन प्लस एन से लेकर पी, ये इसको लिख दो पी एन, तो हमने कहा पी और एन। तो बताओ कि ट्राइंगल की यदि तीनों साइड को ऐड कर दिया जाए तो क्या यही पेरीमीटर होगा क्या। दोबारा देखना, हम ट्राइंगल का पेरीमीटर निकाल रहे हैं, कैसे निकाला, पी से लेकर एम, ये साइड कंप्लीट हो गई, फिर एम से लेकर टी, फिर हम बात करेंगे यहाँ पर एम से लेकर टी, तो एम से लेकर टी, ये बात भी आपने कर ली। फिर आगे बात करें हम लोग टी से लेकर एन, टी से एन, तो हमने कहा टी से लेकर क्या कर दिया एन, तो टी एन हो गया। फिर ये साइड कौन है पी एन, तो चारों तरफ की जो बाउंड्री होती है उसी को तो पेरीमीटर कहता है, तो हमने यहाँ पे पेरीमीटर लिख दिया। चलो आगे बात करते हैं। आगे जब इसको आप सोल्व करेंगे तो ध्यान से देखना, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल परिमाप, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल पी एम एन, पी एम एन बराबर क्या होगा, ये कौन है दोस्तों पी एम, तो हमने कहा पी एम प्लस आगे इस एम टी की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, एम टी की जगह मैं एम ए लिख सकता हूँ। तो ये जो एम टी है ना, एम टी इसकी जगह पर मैंने एम ए लिख दिया, और आप लिख सकते हो इसको ऐसा, बिल्कुल लिख सकते हैं। आगे बात करें हम लोग टी से लेकर एन, तो टी एन की जगह पर एन भी लिख सकता हूं मैं, तो हमने लिख दिया एन बी। आगे बात करें हम लोग, आगे क्या करेंगे प्लस, और ये कौन है दोस्तों यहाँ पर पी एन। ध्यान से देख के बताइए, पी से लेकर एम और एम से लेकर ए, पी से लेकर ए, पी से लेकर एम, पी से लेकर एम और एम से लेकर ए, ये दोनों के दोनों मिलकर क्या पी ए बन जाएगा क्या, बिल्कुल बन जाएगा। और एन से लेकर बी और पी से लेकर एन, पी से लेकर एन और एन से लेकर बी क्या पी बी बन जाएगा क्या, तो आप बोलेंगे हाँ सर ये बन जाएगा पी ए और प्लस क्या बन जाएगा यहाँ पर पी बी, तो बिल्कुल ये बन जाएगा। या फिर मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, या फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं, ध्यान से सुनना। ये बताइए पी ए और पी बी दोनों बराबर है, हमको पता है कि पी ए और पी बी दोनों बराबर है, तो पी ए की जगह पी बी लिख सकता हूँ, या पी बी की जगह पी ए लिख दो। यदि मैं पी बी की जगह पी ए लिख दूंगा तो पी ए प्लस पी ए क्या बन जाएगा, टू पी ए बन जाएगा। या फिर मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पर, टू पी ए ना लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो टू पी भी लिख दो, तो हमने कहा टू पी और क्या बना यहाँ पर बी बन गया। तो कई बार इस रिजल्ट के ऊपर से क्वेश्चन आ जाता है। क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, आपको पी ए या पी बी की वैल्यू दे दी जाएगी और आपसे पूछेगा ट्राइंगल का पेरीमीटर कितना होगा। तो क्या होगा दोस्तों, आप पी ए का डबल कर दीजिए या पी बी का डबल कर दीजिए तो आपको पेरीमीटर मिल जाएगा। या कई बार क्या होगा, ट्राइंगल का पेरीमीटर आपको गिवन होगा और आपसे पूछेगा टेंजेंट की लंबाई बताइए, तो आप टेंजेंट की लंबाई भी बता सकते हो। सीधा सीधा क्वेश्चन यहाँ से बनता है। ध्यान रखिए, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं बताऊंगा एग्जाम में इसका क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। सर 6 मार्च को टेस्ट की पीडीएफ टेलीग्राम पे डलवा दो, आज डलवा देंगे, या इसका एक टेलीग्राम पे हम लोग डलवा देंगे बिल्कुल। आगे बात करें, उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों कि ये जो ट्राइंगल बन रहा है, ध्यान से देखना, ये जो ट्राइंगल बनाना, ये इस ट्राइंगल की मैं बात कर रहा हूँ, ये जो ट्राइंगल यहाँ पे बन रहा है इस वाले ट्राइंगल की मैं बात कर रहा हूँ। ये जो ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल का जो पेरीमीटर होता है वो टेंजेंट का डबल होता है। अब टेंजेंट कौन कौन सी, एक तो पी ए और एक कौन है यहाँ पर पी बी, तो पी ए और पी बी का क्या होता है, डबल होता है। और क्यों होता है वो आपके सामने लिखा हुआ है, तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सीधा सीधा एग्जाम में क्वेश्चन इसका पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट रिजल्ट ये बनता है। चलिए आगे बात करते हैं, आगे ध्यान से सुनना, और क्या क्या रिजल्ट इसके अंदर बनता है उनकी मैं बात करता हूँ। अब एक बार फिर मेरी तरफ ध्यान से देखना, यदि मैं आपको ऐसे बोलता ये एक सर्कल है और हमने कहा होता कि ये टेंजेंट है, ये टेंजेंट है, और हमने कहा ये भी इसकी क्या है, एक टेंजेंट है। इसको हमने कहा P, इसको हमने कहा A, इसको हमने कहा B। मुझे पता है कि PA बराबर PB होता है। एक हमने टेंजेंट यहाँ बना दी, एक टेंजेंट हमने इस तरीके से यहाँ बना दी। ये जो बिंदु है इसका नाम है M, और ये जो बिंदु है इसका नाम क्या है यहाँ पर N। आपको दे क्या रखा है, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, पेरीमीटर, पेरीमीटर, पेरीमीटर को हिंदी में कहते हैं दोस्तों परिमाप, तो हमने इसको कहा परिमाप। तो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल,
P, M और N, ये आपको दे रखा है 32 सेंटीमीटर। ये आपको दे रखा है कि पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल PMN 32 सेंटीमीटर है। तो आपसे ये पूछा है कि जो AP होगा, AP का मान किसके बराबर होगा? जरा फटाफट से बता दो एक बार, जरा एक बार फटाफट से बता दीजिए कि यदि मैं आपसे पूछ रहा हूं, मैंने आपको इस ट्रायंगल का पेरीमीटर दे रखा है, ये जो ट्रायंगल है PMN, ध्यान से सुनना, ये जो ट्रायंगल है दोस्तों PM और N, इसका परिमाप मैंने आपको दे रखा है। परिमाप का मतलब चारों तरफ की बाउंड्री मैंने आपको दे रखी है। आप मुझे बताइए, यदि ये जो ट्रायंगल बन रहा है इसका परिमाप यदि 32 के बराबर है, तो ये जो टेंजेंट है P से लेकर A या जो टेंजेंट है P से लेकर B, इसका लेंथ किसके बराबर होगा, ये आपको बताना है। फटाफट से आंसर बताइए कि आंसर क्या होगा। बिल्कुल क्लियर है ना? राइंस जी ने कहा 16, चंदन जी ने कहा 16, अनुज जी ने कहा 16। तो उम्मीद है कि ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बिल्कुल आसान सी बात है दोस्तों। अभी भी मैंने पढ़ाया कि ये जो ट्रायंगल बनता है, यहाँ पे जो ट्रायंगल बनेगा, इसका जो पेरीमीटर होता है ना, वो टेंजेंट का डबल होता है। तो आप बताओ, इसका जो पेरीमीटर आपको दे रखा है, क्या वो 32 दे रखा है क्या? तो पेरीमीटर 32 दे रखा है, तो 32 किसका डबल होता है? 16 का। भाई 32 जो है किसका डबल होता है? तो 16 का डबल होता है। तो हम ये कह देंगे दोस्तों कि P का जो मान होगा, P से लेकर A और PB का जो मान होगा, ये दोनों का जो मान होगा वो किसके बराबर होगा दोस्तों? 16 के बराबर हो जाएगा। तो सीधा सीधा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। और यदि आप CDS का पेपर उठा के देखो, यदि मैं CDS की पेपर की बात करूं, तो आप प्रीवियस ईयर के CDS के पेपर में मॉर्निंग में करवा भी रहा हूं, और आप देखना वहां पे डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसा पूछा हुआ है। आज टेक्निकल इशू की वजह से हमारी जो टेक्निकल टीम है, उन्होंने क्लास लगाना भूल गए थे, वो तो क्लास नहीं लग पाई उसकी, इसलिए आज की क्लास नहीं हुई थी। वो क्लास हम कभी बंद नहीं करेंगे। कई लोगों के मन में आ रहा होगा सर कि थोड़ा लाइव कम चल रहा है तो सर ने बंद तो नहीं कर दी। बिल्कुल बंद नहीं करी दोस्तों, वो चालू रहेगी। और ध्यान रखना, यहाँ पे भी हम लोग काफी बच्चे डिमांड कर रहे हैं एलिगेशन और एवरेज की, तो हम इसमें एलिगेशन और एवरेज शुरू करेंगे 4 या 5, है ना, 3 या 4 दिन के बाद हम एवरेज और एलिगेशन यहाँ पे शुरू कर देंगे। और मॉर्निंग वाले बैच में हम लोग मेंसुरेशन शुरू कर देंगे। चले आगे बात करते हैं, हम लोग अगले कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। अगला कॉन्सेप्ट ध्यान से सुनना, हम टेंजेंट के कॉन्सेप्ट्स पढ़ रहे हैं। टेंजेंट के जो बचे हुए कॉन्सेप्ट्स है, और लास्ट में जब हमारी क्लास होगी तो मैं सारे कॉन्सेप्ट्स को एक बार फटाफट आपको रिवाइंड भी करवा दूंगा। ध्यान से देखिएगा, यदि मैं आपको ऐसे बोलता दोस्तों कि ये एक सर्कल है, हमने कहा ये एक सर्कल मैंने इस तरीके से बना दिया, ये एक सर्कल मैंने बना दिया। 2 क्वेश्चन बनेंगे यहां से। हमने कहा ये एक सर्कल है, एक लाइन मैंने ऐसे बना दी इस तरीके से, एक लाइन मैंने इस तरीके से बना दी, एक लाइन कुछ मैंने ऐसे बना दी, ये हो गई दूसरी लाइन, 2 लाइन बना दी। एक हमने कहा ये तीसरी लाइन, ये टेंजेंट के काम कर रही है सबकी सब, ये 3 लाइन हो गई। और हमने कहा एक लाइन मैंने ऐसे बना दी, ये बना दी मैंने चौथी लाइन, तो 4 लाइन आपने बना दी। तो आप मुझे बताइए, यदि मैं इस डायग्राम की बात करूं, इसको हमने कह दिया A, इसको मैंने क्या बोल दिया दोस्तों B। यहाँ पे 2 क्वेश्चन बनता है, एक साइड्स को लेके बनता है और एक एंगल को लेके बनता है, और खूब रिपीट होता है। कुछ रेलवे के अंदर भी आता है ये क्वेश्चन, बहुत रिपीट होता है। चाहे आप SSC का पेपर देख लो, चाहे आप CDS के पेपर की बात करो या रेलवे के पेपर की बात करो, और विद इन 10 to 15 सेकंड आप इसको कर सकते हो। लेकिन कॉन्सेप्ट पढ़ लीजिए पहले। हमने बोला ये A है, ये B है, इसको हमने कहा ये C है, और इसको हमने कहा ये D है। तो हमने कहा ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है। हमने बोला दोस्तों कि ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है, ABCD एक चतुर्भुज है। तो हमको ये पता है कि क्वाड्रिलेटरल जो होता है, चतुर्भुज में 4 साइड होती है। तो हमने कहा एक साइड है AB, एक साइड है BC, एक साइड है CD और एक साइड है DA। क्या चतुर्भुज की चारों साइड सर्कल के लिए टेंजेंट का काम कर रही है क्या, स्पर्श रेखा का काम कर रही है क्या? तो आप बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल कर रही है। तो आप मुझे बताइए दोस्तों, ये जो है ना यहां से यहां तक, मान लेते हैं ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, स्पर्श बिंदु कौन सा है? P है। मान लेते हैं यहां पर स्पर्श बिंदु कौन सा है? A है, सॉरी Q है। तो हमने कहा PQ। आगे इसको मैं कह देता हूं कि यहाँ स्पर्श बिंदु कौन है? R है। आगे मैं बात करूं कि यहाँ पे स्पर्श बिंदु कौन है? S है। तो हमने कहा S है। अब मेरे सवालों का जवाब देना। आप मुझे बताइए, क्या ये जो A से लेकर P होगा, ये जो A से लेकर P होगा और ये जो A से लेकर S होगा, क्या ये दोनों बराबर होंगे क्या? तो आप कहेंगे हाँ सर बिल्कुल बराबर होंगे। यदि मैं आपसे रीजन पूछूं कि क्यों बराबर होंगे, तो हम बार बार पढ़ चुके कि यदि सर्कल के बाहर कहीं पर भी कोई बिंदु है तो उसे सर्कल पे डाली गई टेंजेंट्स की लंबाई बराबर होती है। तो हम कह देंगे A से लेकर जो P होगा, ये जो A से लेकर P होगा और ये जो A से लेकर Q होगा, ये दोनों के दोनों बराबर होगी। दोस्तों आप ये कह सकते हो कि यदि ये x है मान लो, तो क्या ये भी x होगी क्या? तो आप बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल x हो जाएगी। चलिए आगे बात करते हैं उधर। आप मुझे बताना कि ये जो P बिंदु है ना, ये जो B बिंदु है,
क्या ये भी सर्कल के बाहर है क्या? तो आप बोलेंगे हाँ सर, ये बी बिंदु भी सर्कल के बाहर है और किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से, किसी भी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्शरेखाओं की लंबाई बराबर होती है। तो आप बताइए दोस्तों, क्या ये जो बी से लेकर पी है और जो बी से लेकर क्यू है, क्या दोनों बराबर होगी क्या? तो आप बोलेंगे बिल्कुल बराबर होगी। यदि मैं ऐसे बोल दूं कि ये जो है, यदि ये वाई है, तो आप कह सकते हो कि बी से लेकर क्यू तक ये जो लाइन होगी, ये क्या ये लाइन भी वाई होगी क्या? तो आप बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल होगी। चलो आगे बात करते हैं। आगे मुझे बताइए दोस्तों, यदि मैं यहाँ पे बात करूं कि ये जो सी है, ये क्या सर्कल के बाहर है क्या? बिल्कुल बाहर है। तो ये जो सी से लेकर क्यू होगी, ये वाली जो डिस्टेंस है, और ये जो सी से लेकर आर होगी, ये वाली जो डिस्टेंस है, क्या ये दोनों बराबर होगी क्या? आप कह देंगे हाँ सर। यदि ये जेड होगा तो क्या ये भी जेड होगा क्या? तो आप बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल ऐसा हो जाएगा। लास्ट वाली लाइन की बात करें हम लोग, ये बताइए जो आर बिंदु है, ये जो डी बिंदु है, क्या इस सर्कल के बाहर है क्या? तो आप बोलेंगे हाँ सर बाहर है। और डी से हम दो टेंजेंट डालेंगे, तो डी से लेकर आर जो होगी, ये जो डी से लेकर आर है ये वाली दूरी, और ये जो डी से लेकर एस है, दोनों टेंजेंट्स की लंबाई बराबर होगी, तो ये बराबर हो जाएगी। यदि मैं कह दूं ये स्मॉल ए है, तो ये भी क्या हो जाएगी दोस्तों? स्मॉल ए हो जाएगी। अब आप ध्यान से सुनना, ये जो क्वालिटल बन रहा है, ये जो चतुर्भुज बन रहा है, इस चतुर्भुज में ध्यान से देख के बताओ दोस्तों मेरे को कि एक साइड है ए बी, एक है यहाँ पर ए बी, ए बी के अपोजिट में कौन है? सी डी। तो आप ए बी और सी डी का टोटल निकाल के देखो। ए बी के अपोजिट में वाली साइड, तो ए बी के जस्ट अपोजिट में कौन है? डी सी। तो हमने कहा ए बी प्लस डी सी का टोटल देखो आप, ए बी प्लस डी सी का टोटल, तो ए से लेकर बी किसके बराबर है? एक्स प्लस वाई के बराबर है। तो ये तो है एक्स प्लस कौन है यहाँ पर? वाई, प्लस आगे डी सी किसके बराबर है? डी सी बराबर है ए प्लस जेड के। तो हमने कहा ये ए प्लस जेड के बराबर है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गई हमारी। हमने कहा चतुर्भुज में आमने सामने की साइड की बात कर रहा हूं, ए बी के अपोजिट में कौन है? डीसी। तो हमने ए बी और डीसी का टोटल निकाल के देखा, तो रिजल्ट आपको ये बन रहा है। आगे बात करें एडी की, बात करें हम लोग, ये साइड कौन सी दोस्तों? एडी है यहाँ पर। आप बताइए एडी जो है यहाँ पर, एडी के अपोजिट में कौन है? एडी के विपरीत कौन है? तो एडी के अपोजिट में कौन है यहाँ पर? बीसी है। तो इन दोनों का टोटल करके देखो, एडी प्लस बीसी। बताइए एडी का मान कितना है? एक्स प्लस ए। तो हमने कहा ये एक्स प्लस कौन है यहाँ पर? ए। आगे बात करें बीसी, बीसी का मान क्या है? वाई प्लस जेड। तो हमने कहा वाई प्लस क्या है यहाँ पर? जेड। ये क्वेश्चन नंबर क्या हो गया हमारी? 2 हो गई। आप बताइए दोस्तों, दोनों को ध्यान से देख के बताना, इसमें कौन है? एक्स, यहाँ भी एक्स है, ये वाई, यहाँ भी वाई है, ये ए, यहाँ भी ए है, ये जेड और यह भी जेड है। बताओ 1 और 2 से मैं ऐसा बोल सकता हूँ क्या कि ए बी प्लस डी सी, ए बी प्लस डी सी का जो टोटल होगा वो बराबर क्या होगा? ए डी प्लस क्या हुआ यहाँ पर? बी सी के टोटल के बराबर होगा। सीधा सीधा क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, सीधा सीधा क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा। ये रिजल्ट आपको याद करना है कि यदि किसी भी चतुर्भुज की चारों की चारों साइड टेंजेंट का काम कर रही है, यदि किसी भी चतुर्भुज की, यदि किसी भी क्वालिटल की चारों साइड यदि टेंजेंट का काम कर रही है, तो बोलेंगे ए बी के अपोजिट वाली साइड कौन है? डीसी। तो ए बी प्लस डीसी का जो टोटल होगा वो ए डी प्लस बीसी के टोटल के बराबर होगा। एग्जाम में क्या होता है? 1, 2, 3 और 4, चारों में से कोई 3 वैल्यू आपको दे दी जाएगी। इन 4 में से कोई भी 3 वैल्यू आपको दे दी जाएगी और चौथी वैल्यू आपसे पूछी जाएगी। उम्मीद है ये आपको समझ में पहले से भी आपको आता होगा, ये चीज तो आपको पहले से भी आती होगी। तो एक तो बनता है साइड्स को लेके रिजल्ट और एक बनता है एंगल को लेके रिजल्ट। अब एंगल को लेके क्या बनता है मैं बात कर रहा हूं, पहले मेरी बात सुनना वापस से कि यदि किसी भी चतुर्भुज की, यदि किसी भी चतुर्भुज की चारों की चारों साइड, यदि किसी भी चतुर्भुज की चारों साइड टेंजेंट का काम करेगी, तो आमने सामने की साइड्स का जो टोटल होता है वो हमेशा क्या होता है दोस्तों? बराबर होता है। पहला रिजल्ट तो आपका ये हो गया। अब एक और बात करते हैं। अच्छा मान लो ये O जो है सर्कल का सेंटर है, ये जो O है दोस्तों ये सर्कल का क्या है? यहाँ पर सेंटर है। अब मैंने क्या करा, इस O को S से मिला दिया, क्या ये रेडियस होगी क्या? आप बोलेंगे बिल्कुल रेडियस होगी। और मैंने P को किससे मिला दिया? इससे मिला दिया, क्या ये भी रेडियस होगी क्या? बिल्कुल रेडियस होगी। अब आप सिर्फ इस वाले पोर्शन को देखना, मैंने आपको अभी भी पढ़ाया था कि सर्कल के बाहर जो बिंदु है उसको यदि सेंटर से मिला दिया जाए, तो ये जो लाइन है, ये जो लाइन है, ये इस वाले एंगल का बाइसेक्टर भी होगी और ये जो लाइन है वो इस वाले एंगल का बाइसेक्टर भी होगी। तो आप मुझे बताओ यदि ये एंगल यहाँ पर x है तो क्या ये एंगल भी x होगा क्या? तो आप बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल ऐसा हो जाएगा।
आप कह सकते हो यदि ये जो एंगल है यहाँ पर, यदि ये एंगल यहाँ पर अल्फा है तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा दोस्तों, अल्फा हो जाएगा। आप समझ सकते हो इस बात को कि ऐसा क्यों होगा। आगे बात करें, यदि मैं सर्कल के सेंटर को, ये ओ वृत्त का केंद्र है, यदि मैं इसको ओ को पी से मिला दूं तो रेडियस है, और ओ को मैं क्यू से मिला दूं तो क्या ये भी रेडियस होगी क्या? आप बोलेंगे बिल्कुल रेडियस होगी। और मैंने आपको पढ़ाया था कि यदि बाह्य बिंदु को सर्कल के सेंटर से मिला दिया जाए, यदि इस बाह्य बिंदु को सर्कल के सेंटर से मिला दिया जाए तो ये जो लाइन है ये इस वाले एंगल का बाइसेक्टर भी होगी और इस वाले एंगल का बाइसेक्टर भी होगी। तो आप मुझे बताओ यदि ये बीटा है यहाँ पर तो क्या ये भी बीटा होगा क्या? तो आप बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल ऐसा हो जाएगा। उसी तरह मैं आगे बात करूं, आप बताओ यदि मैं इसको यहां से मिला दूं इस तरीके से, तो हमने कहा ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है, ये रेडियस और टेंजेंट के बीच में एंगल 90 होगा, रेडियस और टेंजेंट के बीच में एंगल 90 होगा। ये सी बिंदु सर्कल के बाहर है, यदि बाह्य बिंदु को मैं सेंटर से मिला दूंगा तो ये जो लाइन होगी ये लाइन इस एंगल का भी बाइसेक्टर होगी और ये जो लाइन है इस एंगल का भी बाइसेक्टर होगी। आप मुझे बताओ यदि ये गामा है तो क्या ये भी गामा हो जाएगा क्या? तो आप बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल ऐसा हो जाएगा। आगे बात करते हैं हम लोग, इसको देखना है यहाँ पर, यदि मैं इसको मिला दूं इस डी से तो इस वाले एंगल का बाइसेक्टर भी होगी और इस वाले एंगल का भी क्या होगी दोस्तों, बाइसेक्टर होगी। तो आप बताओ यदि ये थीटा है तो क्या ये थीटा होगा क्या? तो आप बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल थीटा हो जाएगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, आप मुझे बताना, ये बताइए अल्फा और अल्फा कितना हुआ, 2 अल्फा, तो ये बन गया 2 अल्फा प्लस आगे बीटा और बीटा कितना बना, 2 बीटा, तो हमने कहा 2 बीटा, और आगे बात करें प्लस गामा और गामा कितना हुआ, 2 गामा, तो हमने कहा 2 गामा, आगे बात करें प्लस थीटा और थीटा कितना हुआ, 2 थीटा। क्या इन सबका सम 360 डिग्री होगा क्या? तो आप बोलेंगे बिल्कुल होगा, क्योंकि पूरा एक राउंड हो गया यहाँ पर, तो 360 डिग्री हो जाएगा। आगे बात करें 2 कॉमन ले लो तो क्या बनेगा, अल्फा प्लस क्या बनेगा, बीटा प्लस क्या बनेगा दोस्तों, गामा प्लस क्या बनेगा, थीटा, क्या बराबर 180 होगा क्या? तो आप बोलेंगे बिल्कुल होगा। अब मेरे ध्यान से सुनना, ये कहा ये सर्कल का सेंटर है, इसको आप ए से मिला दो, ए से मिला दिया, इसको आप बी से मिला दो तो बी से मिला दिया, तो यहाँ पे जो इधर एंगल बन रहा है ना, ये वाला एंगल, इस एंगल को देखो एक तो, और इस ओ को मिला दो इससे, किससे मिला दिया, डी से, और ओ को मैंने किससे मिला दिया, सी से। इधर जो एंगल बन रहा है इस एंगल को ध्यान से देखो, आप बताओ इधर एंगल बन रहा है अल्फा प्लस बीटा, तो ये अल्फा प्लस बीटा ये रहा, और इधर एंगल बन रहा है थीटा प्लस फाइव, तो थीटा प्लस ये। आप बताओ ये जो एंगल होगा इसका नाम क्या होगा, ए ओ बी, तो हमने इसको लिखा ए ओ बी, ए ओ बी, तो ए ओ बी प्लस आगे नीचे क्या बनेगा, सी ओ डी, तो हमने कहा नीचे बनेगा सी ओ डी। क्या इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा क्या? ये हमारा सेकंड रिजल्ट बन जाता है। ध्यान रखिए ये हमारा सेकंड रिजल्ट बनेगा यहाँ पर कि यदि किसी भी चतुर्भुज की, यदि किसी भी चतुर्भुज की चारों की चारों साइड टेंजेंट का काम कर रही हो, मेरी बात को सुनना ध्यान से, यदि किसी भी चतुर्भुज, किसी भी क्वाड्रिलेटरल की चारों साइड सर्कल के लिए स्पर्श रेखा टेंजेंट का काम यदि कर रही है तो 2 रिजल्ट आपको याद रखना है। पहला रिजल्ट, आमने सामने की साइड्स का टोटल बराबर होता है। आप बताओ ए बी के सामने कौन है, डी सी, तो ए बी और डी सी का जो टोटल है वो ए डी के सामने कौन है, बी सी, तो ए डी और बी सी का जो टोटल है, तो आमने सामने की साइड्स का टोटल बराबर होता है। रिजल्ट नंबर 1 आपको याद रखना है। और आमने सामने की साइड सेंटर पे जो एंगल बनाती है, किसी भी चतुर्भुज में आमने सामने की जो साइड्स है वो सेंटर पे जो एंगल बनाएगी उनका योग 180 होता है। आप देखो ये जो है, ये जो ए बी है ये सेंटर पे जो एंगल बनाएगी, और ये जो डी सी है ये सेंटर पे जो एंगल बनाएगी, इन दोनों एंगल्स का सम कितना बनेगा, 180 बनेगा। उसी तरीके से मुझे पता है कि पूरा 360 होता है, यदि ये 180 हो गया तो क्या ये भी 180 होगा क्या? तो आप बोलेंगे हाँ सर, इधर जो ये एंगल बनेगा ना, इधर ये वाला एंगल, और इधर जो ये एंगल बनेगा ये वाला एंगल, इनका सम भी कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा, आपको दे देगा ये 130 डिग्री है, आपको बोलेगा एंगल ए ओ बी 130 डिग्री है, तो आप बताओ डी ओ सी कितना हो जाएगा? तो आप बोलेंगे 50 डिग्री होगा। तो एंगल को लेके भी क्वेश्चन बनता है और यहाँ पे साइड्स को लेके भी क्वेश्चन बनता है। चलिए आगे की बात करते हैं हम लोग। उम्मीद है ये समझ में आपको आ गया होगा। इसका एक स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा और मेरी बात को समझने की और सुनने की कोशिश करिएगा कि यदि किसी भी चतुर्भुज की चारों भुजाएं, यदि किसी भी क्वाड्रिलेटरल की 4 साइड यदि सर्कल के लिए टेंजेंट का काम कर रही है, स्पर्श रेखा का काम कर रही है, तो 2 बातें आपको याद रखनी है। पहली बात कि आमने सामने की जो साइड्स होगी उनका टोटल बराबर होता है। नंबर 2, सेकंड बात, आमने सामने की साइड सेंटर पे जो एंगल बनाती है उनका सम 180 डिग्री होता है। तो ये या तो क्वेश्चन बनेगा एंगल को लेकर एग्जाम में,
या फिर क्वेश्चन बनेगा साइड्स को लेके एग्जाम में। दोनों बातें आपको क्लियर होनी चाहिए कि यदि मैं बार बार इस चीज को बोल रहा हूं और मैं 5-7 बार बोल चुका हूं और मैं 1-2 बार बोलूंगा इसको, लेकिन अपने जहन में इस चीज को उतारिए कि जब भी किसी चतुर्भुज की चारों साइड टेंजेंट स्पर्श रेखा का काम कर रही हो तो आमने सामने की जो साइड्स होगी उनका टोटल बराबर होता है, और आमने सामने की साइड सेंटर पे जो एंगल बनाएगी उनका टोटल कितना होता है दोस्तों, 180 होता है। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए अगले पॉइंट की बात करते हैं। अब टेंजेंट हमारा समाप्ति की ओर है, आगे बात करें हम लोग। इसका एक स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा, इसका फटाफट से एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब सर अपोजिट एंगल तो बराबर, अरे नहीं होते भाई, ये स्ट्रेट लाइन नहीं है दोस्तों, ये सीधी रेखा नहीं है। यदि दो स्ट्रेट लाइन होती ना ऐसे तो ये एंगल बराबर होते। यही तो गलती कर बैठते हम लोग कि ये 130 है तो ये 130 कर देंगे। अरे नहीं, ये स्ट्रेट लाइन नहीं है मेरे भाई, ध्यान रखना। ये डायग्राम में ये स्ट्रेट लाइन होती है ऐसी, ये स्ट्रेट लाइन नहीं है। बी से लेकर डी तक स्ट्रेट लाइन नहीं है। यदि दो सीधी रेखाएं होती ना, ये यदि मैं ऐसे कहता लाइनें ऐसी होती दो, तो हम कह देंगे अपोजिट एंगल बराबर होता है। यदि ये 130 तो ये भी 130, और यदि ये 50 तो ये भी क्या होता है 50। लेकिन यहां पर ये सीधी रेखा नहीं है, ये सीधी रेखा नहीं है मेरे भाई। सेंटर को हमने ए से मिलाया, बी से मिलाया, सी से मिलाया, डी से मिलाया, तो ऊपर एक एंगल बनेगा AOB और नीचे एंगल बनेगा COD। ये वर्टिकल अपोजिट एंगल नहीं है, ये शीर्षाभिमुख कोण नहीं है। ऊपर यदि 130 बनेगा तो 130 में मैं कितना ऐड करूंगी, 180 आ जाए तो नीचे 50 बनेगा। उम्मीद है ये आपको समझ में आ गई होगी। सर मैं पवन सर का कोर्स कैसे खरीद सकता हूँ अनअकैडमी पे? अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करिए, वहां से आप है ना रेफरल कोड पवन यूज कर सकते हो, उससे को डिस्काउंट आपको मिल जाएगा और कोर्स वहां से आप परचेज कर सकते हो। चलिए आगे बात करते हैं, आगे अगले पॉइंट की ओर चलते हैं हम लोग। उम्मीद है यहां तक आप क्लियर हो गए होंगे। अब मैं क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं, ध्यान से सुनना। हमने बोला कि ये एक इस तरीके से लाइन मैंने बना दी। अब ध्यान से समझना इस बात को, हमने एक लाइन कुछ इस तरीके से बना दी, एक लाइन, और एक लाइन मैंने कुछ ऐसे बना दी, ये होगी दो लाइन। दो लाइन आपने बना दी ना, आप इस तरीके से दो लाइनें बना दो। एक क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा हूं, आप सोचना अगला कॉन्सेप्ट है ये हमारा, और इसके बाद टेंजेंट हमारा तकरीबन पूरा हो जाएगा। एक लाइन मैंने ऐसे बना दी। मैंने क्या करा दोस्तों, यह बनाया एक सर्कल, ये बना दिया एक सर्कल, ये बना दिया हमने यहां पर दूसरा सर्कल, ये हमने बना दिया यहां पर तीसरा सर्कल, ये बना दिया मैंने यहां पर, कितने भी बना दो आप, ये बना दिया मैंने चौथा सर्कल, एक वो बना दिया मैंने, ये बना दिया मैंने यहां पर पांचवा सर्कल। और ये सब एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं, ये सब एक दूसरे को टच कर रहे हैं। ऐसे आप कितने भी सर्कल बना सकते हो, ऐसे आप कितने भी सर्कल बना सकते हो। पहले वाले सर्कल की रेडियस R1, दूसरे सर्कल की रेडियस R2, तीसरे सर्कल की रेडियस R3, चौथे सर्कल की रेडियस R4, पांचवें सर्कल की रेडियस R5। ये आपको दे रखा है। ध्यान रखना, पहले वाले सर्कल की रेडियस है R1, दूसरे की कौन है यहां पर R2, तीसरे की क्या है यहां पर R3, चौथे वाले सर्कल की रेडियस क्या है यहां पर R4, आगे पांचवें वाले सर्कल की रेडियस क्या है यहां पर R5, और भी आगे हो सकता है। आपको ये दे रखा है कि ये जो दूसरा वाला सर्कल है ना, ये वाला सर्कल, इसकी रेडियस 24 सेंटीमीटर, इसकी रेडियस 24 सेंटीमीटर है। आपको ये दे रखा है कि जो R5 है ना, ये वाला सर्कल, इसकी रेडियस 81 सेंटीमीटर है, इसकी रेडियस 81 सेंटीमीटर है। तो आपसे ये पूछा गया कि जो पहला वाला सर्कल होगा उसकी रेडियस कितनी होगी, ये जो तीसरा वाला सर्कल है इसकी रेडियस कितनी होगी, आगे ये जो सर्कल है R4 इसका रेडियस कितना होगा। तो एक कॉन्सेप्ट है, और ये क्वेश्चन मुश्किल से 15-20 सेकंड के क्वेश्चन है, लेकिन कॉन्सेप्ट को समझना। ध्यान रखना दोस्तों, हमने कहा ये सर्कल जब भी ऐसा पैटर्न आपको एग्जाम में मिल जाए, 2 सर्कल के साथ भी मिल सकता है, 3 सर्कल के साथ भी मिल सकता है, 4 के साथ भी मिल सकता है, 5 के साथ भी मिल सकता है, मैक्सिमम 5 पूछ सकता है, आगे भी हो सकता है होने को। कंसेप्ट एक जैसा ही काम करेगा। एक क्वेश्चन मैंने लिखा कि पहले वाला सर्कल, ये दूसरा सर्कल, ये तीसरा सर्कल, ये चौथा सर्कल, ये पांचवा सर्कल, और ऐसे आगे आप चलते रहो यहां पर। तो ध्यान रखिए दोस्तों, जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है ना एग्जाम के अंदर, आप एग्जाम में क्वेश्चन कैसे करोगे मैं रीजन भी आपको समझाऊंगा, लेकिन अभी आप इस बात को समझने की कोशिश करिएगा मैं आपको कहना क्या चाह रहा हूं। मैंने बोला कि ये जो है ना R2, ये जो R1, R2, R3, R4, R5 होती है, ये जीपी में होती है, ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में होती है, गुणोत्तर श्रेणी में होती है। क्यों होती है अभी मैं बताऊंगा आपको। हमने बोला कि ये जो रेडियस होगी ना R2, हम बोलेंगे R2, और इससे पहले कौन है R1, इन दोनों का जो रेशियो होगा, आगे बात करें बराबर होगा। ये कौन है R3, और इससे पहले कौन है R2, ये जो अनुपात होगा, आगे बात करें इस तरह से,
ये बनेगा R4। इससे पहले कौन है R3, ये अनुपात हो गया। और आगे बात करें ये कौन है R5 अपन नीचे कौन है यहाँ पर R4, और ये अनुपात आगे बात करें तो कंटिन्यू क्या होता है दोस्तों, बराबर होता है। ये कॉन्सेप्ट आप काम में ले सकते हो। हमने कहा जब भी ऐसा आपको मिलेगा क्वेश्चन तो ध्यान रखिएगा ये जो R1, R2, R3, R4, R5 होती है ना दोस्तों, ये सारी की सारी किसमें होती है, जीपी में होती है। और मुझे पता है कि जो जीपी सीरीज होती है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जो होता है, गुणोत्तर श्रेणी जो होती है, उसमें रेशो बराबर होता है। तो इन दोनों की रेडियस का रेशो, इन दोनों की रेडियस का रेशो, इन दोनों की रेडियस का रेशो और इन दोनों की रेडियस का रेशो, और आगे भी ऐसा चलता रहेगा। ये सभी के सभी अनुपात क्या होता है दोस्तों, बराबर होता है। अब पहले तो मैं आपको ये बता देता हूं कि क्यों होता है, और फिर मैं इस क्वेश्चन की बात करके एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको ये समझा देता हूं कि ऐसा हम लोग क्यों करते हैं। चलिए बात करते हैं, ध्यान से देखना। सबसे पहले मैं बात करूं, इस क्वेश्चन पे मैं आ रहा हूं, उसको समझने के लिए आप ऐसे समझना। आप मुझे बताना दोस्तों कि एक लाइन तो है ये, और मैंने कहा एक लाइन है यहां पर ये, इस तरीके से दो लाइनें बना दी। एक सर्कल मैंने यहां बना दिया, ये सर्कल मैंने इस तरीके से बना दिया, एक सर्कल मैंने यहां बना दिया, ये दो सर्कल मैंने यहां पे बना दिए, एक सर्कल मैंने यहां बना दिया, ये बना दिया मैंने यहाँ पे 3, तो ये मैंने तीसरा सर्कल यहाँ पे इस तरीके से बना दिया। मान लो कि सर्कल है, थोड़ा डायग्राम थोड़ा बिगड़ा हुआ लग रहा है, आप मान लीजिए। आप मुझे बताना दोस्तों, ये पहले वाले का सेंटर है, ये दूसरे वाले का सेंटर है, और ये तीसरे वाले का सेंटर, तीनों को मिला दिया। ध्यान रखना ये सेंटर्स की बात कर रहे हैं। ध्यान रखना पहले वाला जो सर्कल है उसका सेंटर है ए, दूसरा वाला जो सर्कल है उसका सेंटर है बी, और तीसरा वाला जो सर्कल है उसका सेंटर है सी। कर ले ऐसा। आगे बात करते हैं, ये क्या है, रेडियस और टेंजेंट के बीच में एंगल 90, ये रेडियस है। ये भी क्या चीज है दोस्तों, रेडियस है। आगे बताओ ये भी क्या चीज है दोस्तों, रेडियस है। इस तरह से मैंने बात करी। अब मुझे पता है कि रेडियस और टेंजेंट के बीच में एंगल 90 होता है। नाम दे दो इसको, इसका नाम है पी। ये कौन है, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट क्यू, और ये कौन है दोस्तों, यहाँ पर आर है। आप मुझे बताओ इसका रेडियस, ये रेडियस और टेंजेंट के बीच में एंगल क्या होता है दोस्तों, 90 होता है। रेडियस और टेंजेंट के बीच में एंगल 90 होता है। रेडियस और टेंजेंट के बीच में एंगल क्या होता है, 90 होता है। रेडियस क्या है इसकी, R3, ये R3, तो क्या ये भी R3 होगी क्या, आप बोलेंगे बिल्कुल होगी। ये कितनी है दोस्तों, R2, तो ये R2 है, तो क्या ये भी R2 होगी क्या, तो बिल्कुल होगी। ये बताओ ये कितना है यहाँ पर, ये R2 है, ये R2 है। ध्यान रखना ये कितनी है, R2, और ये R2 है, तो ये भी क्या होगी, R2, रेडियस है यहाँ पर। आगे बताओ ये कितनी है, R1, और ये भी कितनी है यहाँ पर, R1। ऐसे मैंने काम कर दिया। अब एक छोटी सी बात आप मुझे बताना, आपको मैं पढ़ा भी चुका ये चीज कि P से लेकर Q जो होगा ना, ये वाला पोर्शन, क्या ये 2√R1R2 हो जाएगा क्या, 2√R1R2 हो जाएगा क्या, तो आप बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल हो जाएगा। अरे पढ़ा था ना हमने कि जब भी R1R2 रेडियस, ये मैंने पढ़ाया था आपको कि एक सर्कल तो ये है, एक सर्कल ये है, दोनों टच कर रहे हैं। इसकी रेडियस यदि R1 है, इसकी रेडियस यदि R2 है, तो इनकी जो कॉमन टेंजेंट होगी वो कितनी हो जाएगी, 2√R1R2। पढ़ाया है ये तो मैंने आपको। तो ये P से लेकर Q का लेंथ कितना हो जाएगा, 2√R1R2 हो जाएगा। यदि किसी बच्चे ने इसको नहीं देखा है ना, तो पिछले वाले वीडियो में देख लीजिएगा। आगे बात करें Q से लेकर R, Q से लेकर R कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2√R2, और कितना हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर R3 हो जाएगा। चलिए अब आगे बात करते हैं। आगे मुझे बताइए P से लेकर Q, हमने कहा P से लेकर Q, PQ, आगे Q से लेकर R, तो हमने कहा Q से लेकर R, तो इन दोनों का जो अनुपात है। आगे A से लेकर B, A से लेकर B, और आगे बात करें B से लेकर C, क्या ये अनुपात बराबर होगा क्या, तो आप बोलेंगे यार सर ये चीज कुछ समझ में नहीं है कि बराबर क्यों हो गया। तो आप देखना दोस्तों, ये एंगल 90 और ये एंगल 90 और ये एंगल 90, तो तीनों लाइन पैरेलल है यहाँ पर। ये तीनों की तीनों लाइन क्या है, यहाँ पर पैरेलल है। आप बताओ ये जमीन पे कोई इस तरीके से एक लाइन है, ये जो लाइन है ये 90 बना रही है, ये जो लाइन है ये भी 90 बना रही है, ये जो लाइन है ये भी 90 बना रही है, तो क्या तीनों की तीनों पैरेलल हो जाएगी क्या, तो आप बोलेंगे हाँ सर ये लाइन, दो लाइन और तीन लाइन तीनों पैरेलल होगी। तो आप ये कह सकते हो PA, एक तो है PA, एक कौन है QB, एक है यहाँ पर QB, एक कौन है यहाँ पर RC, क्या तीनों के तीनों पैरेलल हो जाएगी क्या, तो आप बोलेंगे हाँ सर तीनों की तीनों लाइनें पैरेलल हो जाएगी। और मैंने आपको ये पढ़ा रखा है दोस्तों कि यदि तीन पैरेलल लाइन, एक लाइन, दो लाइन और तीन लाइन, तीन पैरेलल है, इसको एक लाइन इधर और ऐसे काट रही है, तो ये यदि A है, ये यदि B है और ये यदि C है, और इधर मैं बोलूं आपको कि ये यदि P है, ये यदि Q है और ये यदि R है, तो आप मुझे बताओ AB और BC में जो अनुपात होगा, क्या वही अनुपात PQ और QR में होगा क्या, क्यों होगा, क्योंकि तीनों लाइन क्या है यहाँ पर पैरेलल है। ये मैंने आपको पढ़ा रखा है, ध्यान रखिए। AB और BC में जो अनुपात होगा वही अनुपात किस में होगा, PQ, और किस में होगा दोस्तों, QR में होगा। चलिए जरा इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं हम लोग।
ध्यान से देखना। अब मैं वापस मेरे टॉपिक पे आ रहा हूं। हमने बोला दोस्तों कि पी क्यू का मान कितना है, तो पी क्यू का मान है 2, रूट क्या हो जाएगा R1 और क्या बनेगा R2। आगे बात करें नीचे, बताओ यहाँ पर क्यू आर का मान कितना होगा, तो क्यू आर का होगा 2, रूट क्या बनेगा R2 और क्या बनेगा R3। आगे बताइए बराबर ए बी का मान कितना है, ए बी का मान क्या R1 प्लस R2 है क्या, आप बोलेंगे बिल्कुल यही है। आगे बताओ बी सी का मान कितना है, बी सी का मान क्या है दोस्तों R2 प्लस क्या होगा यहाँ पर R3 होगा। चलिए जरा इसको आगे सोल्व करते हैं हम लोग। जैसे आप सोल्व करोगे देखना ध्यान से, 2 से 2 कैंसिल होगा, रूट उठाने का तरीका क्या है, दोनों तरफ स्क्वायर करिए, इसका जो स्क्वायर करोगे तो क्या बनेगा R1 R2, इसका स्क्वायर करोगे तो बनेगा R2 R3। आगे बात करें बराबर, इसका स्क्वायर करिए a प्लस बी का स्क्वायर, तो R1 स्क्वायर प्लस बनेगा R2 का स्क्वायर प्लस बनेगा 2R1 R2, यही बनेगा। नीचे बात करें इसका स्क्वायर करो a प्लस बी के स्क्वायर से, R2 स्क्वायर प्लस R3 स्क्वायर प्लस क्या बनेगा 2R2 और क्या बनेगा दोस्तों R3। चलिए सोल्व करते हैं। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो देखो ये R2 से ये R2 कैंसिल हुआ, R1 बचा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्या बनेगा R1 इंटू R2 का स्क्वायर प्लस आगे R1 इंटू R3 का स्क्वायर प्लस आगे R1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2R1 R2 और क्या बनेगा R3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं, इधर करो R3 को इससे तो बनेगा R3 R1 का स्क्वायर प्लस आगे R3 को इससे करिए R3 R2 का स्क्वायर प्लस आगे R3 को इससे करिए बनेगा 2R1 R2 एंड क्या बनेगा R3। क्या ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट एक जैसा है क्या, आप बोलेंगे बिल्कुल एक जैसा है। ये देखो यहाँ पे भी R1 R3 और यहाँ पर भी R1 R3, इसको तो लेके आ जाओ इधर, इसको तो लेके आ जाइए इधर, और ये वाली जो टर्म है ना, ये वाली टर्म इसको ले जाइए उधर, इसको ले जाइए आप उधर करके देखो ऐसा कोई रिजल्ट बनेगा क्या। तो ये बना R1 R3 और इसको जब मैं इधर लेके आऊंगा तो दोनों में से कॉमन क्या आ जाएगा R1 R3 कॉमन आ जाएगा, R1 R3 क्या कॉमन आ जाएगा क्या, देखो दोनों में से तो R1 और R3 कॉमन है, तो इधर कौन बचेगा, एक तो बचेगा R3, आगे माइनस इधर से कौन बचेगा R1, तो ये बचेगा R1, ये लेफ्ट हैंड साइड की बात होगी बराबर। इधर देखो आप ये टर्म जब उधर जाएगी R1 R2 का स्क्वायर, तो R2 स्क्वायर यहाँ भी है, R2 स्क्वायर यहाँ भी कॉमन आ जाएगा, तो ये बन जाएगा R2 स्क्वायर कॉमन आ गया। इधर कौन बचेगा R3 माइनस कौन बचेगा R1। जरा इसको आप काटिए, जब इसको काटा पीटी करोगे तो इससे क्या ये कट जाएगा क्या, तो क्या बचेगा यहाँ पे बचा R3 अपॉन नीचे इधर से कौन आएगा R2, इधर 2 बार R2 आ रहा है, एक बार बचेगा R2 और इधर से कौन जाएगा यहाँ पर R1। तो बताओ क्या ये चीज प्रूव हो गई क्या कि R3 और R2 का जो रेशो है और R2 और R1 का जो रेशो है वो रेशो क्या होता है दोस्तों बराबर होता है। ध्यान रखिए जब भी इस सीक्वेंस में क्वेश्चन आएगा आपसे कोई नहीं पूछेगा कि ऐसा क्यों होता है, वैसे मैंने आपको समझा दिया, लेकिन जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा आप हमेशा क्या काम करोगे, ध्यान इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पहले आप इसका एक बार एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि बड़े काम की चीज है, बड़े काम की ये बात है। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो और उसके बाद आप इस वाले क्वेश्चन को वापस से आइए। ध्यान रखना जब भी ऐसा क्वेश्चन होगा तो ध्यान रखना ये वाली जो चीजें होती है ना दोस्तों वो किस में होती है, यहाँ पर जीपी में होती है। अभी आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा है, अभी आपको R2 का मान दे रखा है 24, R2 का मान आपको दे रखा है 24 सेंटीमीटर और आपको R5 का मान कितना दे रखा है 81 सेंटीमीटर दे रखा है, और आपसे पूछा है कि बाकी जो रेडियस है, बाकी बची हुई रेडियस आपको बतानी है। चलो बताना शुरू करते हैं, ध्यान से देखना कॉन्सेप्ट क्या काम आएगा। कॉन्सेप्ट ये काम आएगा कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो रेडियस का रेशो बराबर होता है। हम बोलेंगे ऐसा क्वेश्चन जब भी आएगा तो हर चीज क्या होती है जीपी में होती है। चलो शुरू करते हैं, आप मुझे बताना दोस्तों यहाँ पर ध्यान से, ये कौन है R2, तो बोलेंगे R2 अपॉन कौन है R1, आगे बराबर ये कौन है R3 अपॉन कितना बना R2, आगे बराबर ये क्या बनेगा R4 अपॉन नीचे R3, आगे बात करें बराबर R5 अपॉन कौन है R4। ये सारे रेशो बराबर होंगे, मान लो कि के बराबर है, मान लेते हैं दोस्तों ये के बराबर है। अब आप सुनना ध्यान से, यहाँ से R5 का मान कितना होगा, आप बोलेंगे R5 का जो मान होगा वो हो जाएगा KR4, के और कौन होगा दोस्तों R4, यही बनेगा यहाँ पर। यहाँ से देखो ये दोनों भी तो बराबर है, तो R4 का मान क्या होगा KR3, तो R5 बराबर क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा K, और R4 की जगह मैं क्या रखूंगा KR3, तो ये बन जाएगा K स्क्वायर और क्या बन जाएगा R और 3, यही बनेगा। R3 की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ, R3 की जगह पर मैं लिखूंगा KR2, तो हम लिखा R5 बराबर, यहाँ पे लिखा मैंने K की पावर 3 और क्या लिख दिया दोस्तों मैंने यहाँ पर R2। अब आपको सर आप यहीं पे क्यों रुक गए,
क्योंकि हमें R2 और R5 दोनों दे रखे, तो यहीं पे रुक जाइए। इस R2 को नीचे ले आओ आप, तो बनेगा R5 अपॉन क्या बनेगा R2 बराबर कितना बनेगा, ये बनेगा k की पावर 3। आगे तो R5 किसके बराबर है, 81 के बराबर है, तो ये तो 81 है। R2 किसके बराबर है, 24 के बराबर है, और बराबर कौन है यहाँ पर, k की पावर कौन है दोस्तों, 3 है। इसको 3 के पाड़े से काट दो, 3 से काटोगे तो ये बनेगा 27, ये बनेगा 27, और इसको 3 से काटोगे तो ये बनेगा 8, और बराबर क्या बनेगा, k की पावर क्या बन जाएगा, 3 बन जाएगा। आप बताओ k की पावर 3 ये किसका क्यूब है, 3 का क्यूब है, और 8 किसका क्यूब है, 2 का क्यूब है, तो क्या k का मान 3/2 आ जाएगा क्या, तो आप बोलेंगे हाँ सर k का मान 3/2 आ जाएगा। अब यदि आपको k का वैल्यू पता है तो आप सब कुछ निकाल सकते हो, यदि आपको k का वैल्यू पता है तो आप सब कुछ निकाल सकते हो। आप बताइए R2 अपॉन R1, मुझे पता है कि R2 अपॉन R1 किसके बराबर है दोस्तों, k के बराबर है, k का मान कितना है, 3/2 है। अब तो R2 किसके बराबर है, 24 के बराबर है, और R1 मुझे पता करना है, बराबर 3/2 आएगा, तो 2 से काटा, 3 से काटा 8, 8 दूनी कितना बना 16। तो आप मुझे बताइए क्या जो पहला वाला सर्कल उसकी रेडियस 16 आ जाएगी क्या, तो आप बोलेंगे बिल्कुल 16 आ जाएगी। इसको 3/2 से मल्टीप्लाई करो, इसको 3/2 से मल्टीप्लाई करो, 24 को जब मैं 3/2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बनेगा कितना 12, और 12 3 36, क्या 36 आ जाएगा क्या, आप बोलेंगे बिल्कुल आ जाएगा। अरे सोल्व कर करके देखो आप यहाँ पर। अब ये देखो R3 अपॉन R2, R3 अपॉन R2 किसके बराबर है, ये k के बराबर है, k का मान कितना है, 3/2 है। R2 का वैल्यू कितना दे रखा है अपने को, R2 का वैल्यू 24 दे रखा है, 2 से काटो कितना बनेगा 12, और 12 3 कितना बनेगा 36, 36 को फिर 3/2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो वो क्योंकि जीपी में है यहाँ पर, तो 36 को 3/2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 36 इंटू 3/2 करोगे तो 18 54, तो ये 54 आ जाएगा। 54 को फिर 3/2 से मल्टीप्लाई करो तो 81 आ जाएगा। तो ध्यान रखिए जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन आपको पूछा जाए तो ध्यान रखिए दोस्तों, ये जो क्वेश्चंस होते हैं इनमें जो भी सर्कल बनता है वो सारे के सारे किस में होता है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में होता है, गुणोत्तर श्रेणी में होता है। यहां से मैंने क्या किया, ध्यान से सुनना, आपको समझ में आ गया होगा। ये देखो क्या किया, पहले मैंने इन दोनों को काम में लिया, यहां से देखना आप, R5 का मान क्या होगा, k इंटू R4, ये रहा, स्टेप 1 हो गया, ठीक है। आगे R4, अब इन दोनों को काम में लिया, इनको देखना, ये जो चीज है यहाँ पर वो k के बराबर है, ये वाली जो चीज है वो k के बराबर है, तो R4 का मान क्या होगा, KR3, तो R4 की जगह मैं क्या रखूंगा, KR3, तो R3 तो ये रख दिया, और एक के पहले से एक की ओर आ गया तो k² हो गया। अब देखो R3 की जगह पे मैं क्या रखूंगा, R3 की जगह पे मैं रखूंगा KR2, तो R3 की जगह रखो KR2, तो k² पहले से एक की ओर आ जाएगा, तो ये आ गया। अब यहीं पे क्यों रुक गया, क्योंकि R5 और R2 का मान मेरे को दे रखा है, तो यहां से मैंने k का वैल्यू निकाल लिया। और यदि आपको k का वैल्यू मिल गया तो आपको ये पता लग गया कि रेशो किस रेशो में बढ़ रहा है, 3/2 में, तो इसको 3/2 से मल्टीप्लाई करो, ये आ जाएगा, इसको 3/2 से मल्टीप्लाई करो, ये आ जाएगा, इसको 3/2 से मल्टीप्लाई करो, ये आ जाएगा। पहले जाना है तो 2/3 से कर दो, तो 24 को 2/3 से करेंगे तो क्या आएगा, 16 आ जाएगा। मेरा कहने का मतलब क्या है दोस्तों, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जब भी कोई ऐसा पैटर्न बनेगा तो ध्यान रखिए जितने भी सर्कल्स बनते हैं उन सारी की सारी जो रेडियस होती है वो सारी की सारी जो त्रिज्या होती है, ये जो रेडियस होती है वो रेडियस किस में होती है, यहाँ पर जीपी में होती है, गुणोत्तर प्रोग्रेशन में होती है, तो ये कितना बन जाएगा, यहाँ पर जीपी बन जाएगा, तो ये जीपी में होता है। मेरा कहने का सेंस ये हुआ, जैसे मान लो मैं आपको ऐसे बोलता, मैं आपको इस तरीके से बात करूं, मैंने बोला कि ये इस तरीके से फिगर मैंने बना दिया, ये फिगर मैंने बनाया एक लाइन और ये बनाया मैंने 2 लाइन, ये मैंने बात करी, मैंने कहा कि ये जो सर्कल है ना, एक ये सर्कल क्या है यहाँ पर 2, ये सर्कल क्या है यहाँ पर 3, ये सर्कल क्या है यहाँ पर, ये बना दिया मैंने 4, और बनाते जाओ आप, आपकी मर्जी जितने बना लो। ये सर्कल क्या हो गया 5। यदि मैं कहता कि इसकी रेडियस 1 सेंटीमीटर है और मैं कहता कि इसकी रेडियस 3 सेंटीमीटर है, तो मैं कहता 1 का 3 गुना 3 हो गया, तो इसका रेडियस क्या होगा, 3 3 9 हो जाएगा, इसका हो जाएगा 9, इसका क्या हो जाएगा 9 3 27 हो जाएगा, तो हो जाएगा 27, इसका क्या हो जाएगा 27 कितना बना 81, तो 81 हो जाएगा। ध्यान रखिए ये जो रेडियस होती है ना वो किस में होती है दोस्तों, जीपी में होती है। जीपी का मतलब आप देखो 1 का 3 गुना, हमने कहा जीपी में होता है, 1 को जब मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 आएगा, 3 को जब मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा 9 आएगा, 9 को जब मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 27 आएगा, 27 को जब मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 81 आएगा। और ये जो सीरीज होती है वो किस में होती है दोस्तों, यहाँ पर जीपी में होती है। कई बार इसको लेकर भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो आपको समझ में आई होगी ये बात। अब टेंजेंट वाला पार्ट यहाँ पे पूरा हो जाता है। ध्यान रखिए टेंजेंट की मैंने 3 क्लासें ली है, मैं आपको कह रहा हूं कि टेंजेंट के मैंने आपको 3 लेक्चर दिए हैं
और यकीन माना दोस्तों, आप चाहे सीडीएस की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप रेलवे की तैयारी कर रहे हो, मेरे कहने से आप इन टेंजेंट के 3 वीडियो को आप 2 बार देखिएगा और फिर आप देखना कि क्या टेंजेंट का क्वेश्चन अब भी आपका कोई गलत होता है। तो मैं कहता हूं कि आपका टेंजेंट का क्वेश्चन कभी भी कोई गलत नहीं होगा। तो आज वाली क्लास में मैंने सबसे पहले आपको क्या बताया, मैंने ये बताया कि ये जो होता है, सर्कल के बाहर कहीं भी कोई बिंदु होता है तो उसे खींची गई टेंजेंट बराबर होती है। क्यों होती है, इसका मैंने जवाब आपको दे दिया। ये जो ट्रायंगल बनता है, इसका जो पेरीमीटर होता है वो टेंजेंट का डबल हो जाता है। ये जो होगा ट्रायंगल PMN, इसका जो पेरीमीटर होगा वो पूरी टेंजेंट का क्या होता है, डबल हो जाता है। आगे मैंने बताया आपको, एक क्वेश्चन भी हमने इसके ऊपर किया। आगे बात करें कि यदि किसी भी चतुर्भुज की चारों साइड टेंजेंट का काम कर रही है तो 2 रिजल्ट आपको याद रखना है। एक साइड्स को लेके याद रखना है, एक एंगल को लेके याद रखना है कि जब भी किसी चतुर्भुज, जब भी किसी क्वाड्रिलेटरल की चारों भुजाएं, चारों साइड टेंजेंट यदि स्पर्श रेखा का काम करती है तो आमने सामने की साइड का टोटल बराबर होता है। और आमने सामने की साइड सेंटर पे जो एंगल बनाती है उनका सम कितना होता है, 180 होता है। वो सप्लीमेंट्री होता है, वो समपूरक होता है। आगे बात करें, यदि इस तरह से आपको कोई डायग्राम नजर आ जाए तो ध्यान रखना, ये जितनी भी रेडियस होती है वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को फॉलो करती है, ये गुणोत्तर श्रेणी को फॉलो करती है। ये आपको याद होना चाहिए। और जब आप जीपी पढ़ लोगे ना, बहुत जल्दी कोशिश करूंगा इसी वीक में मैं आपको एपी, जीपी और एचपी पूरा करवा दूं, ताकि जीपी जब आपका अच्छा होगा तो ये फिर और फुर्ती में हो जाएगा, ये और तेजी से आपका क्वेश्चन हो जाएगा। आगे बात करें हम लोग, आगे बात करते हैं तो ये क्यों होता है, वो क्यों करे, मैंने आपको समझा दिया यहाँ पर कि ऐसा क्यों कर रहे हैं हम लोग। आगे बात करें हम लोग, इसके ऊपर हमने कुछ एक एग्जाम्पल भी आपको बताया। तो उम्मीद है कि टेंजेंट वाला पार्ट, आज हमारा ये वीडियो नंबर 24 है, तो वीडियो नंबर 24, वीडियो नंबर 23 एंड वीडियो नंबर 22, ये तीनों आप मेरे कहने से देखिएगा और आप खुद कमेंट करके बताना कि क्या टेंजेंट आपको जो पहले आता था और टेंजेंट जो अब आपने सीखा है, क्या पहले में और अब में आपको थोड़ा फर्क नजर आया क्या आपने कोई नई बातें सीखी क्या, या चीजें आपने पहले रट रखी थी और अब चीजें आपने समझी होगी। तो कमेंट करके जरूर मुझे बताना कि क्या आपको टेंजेंट वाला पार्ट पूरी तरीके से क्लियर हो गया क्या, एक बार कमेंट करके जरूर बताइए। सर आप मेरे ऑफलाइन वाले सर से भी अच्छा पढ़ाते हैं, थैंक यू सो मच। देखो, सब टीचर अच्छा पढ़ाते हैं दुनिया में, जो भी किसी प्लेटफॉर्म को लेके बैठा हुआ है, कोई भी टीचर XYZ हो, सभी टीचर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। जिस नज़र से आप उसको देखोगे आपकी नज़र वैसी बन जाएगी। यदि आपको लग रहा है ना वो अच्छा पढ़ा रहा है तो सच में वो बहुत अच्छा पढ़ा रहा है। कोई भी टीचर प्लेटफॉर्म पे आके गलत पढ़ाने की कोशिश नहीं करता है, सब अपना 100% देता है और सारे टीचर बहुत अच्छे होते हैं। आगे बात करें हम लोग, मजा आ गया, हंसराज जी कह रहे हैं मजा आ गया, बिल्कुल सर हंसराज जी मजा आना चाहिए। कुणाल जी कह रहे हैं यस सर मैं आज ही नया स्टूडेंट आया हूँ। तो ये कह रहे हैं विकास जी ना, एक बार वो कमेंट शायद ऊपर चला गया, विकास जी नाम था उनका, सॉरी वीडियोज, रैंडम वीडियोज के नाम से बना रखा है। तो आपका मोस्ट वेलकम है इस चैनल के ऊपर। और दोस्त, यदि आप इसके पहले वाले वीडियो देखकर आप जुड़ोगे ना, तो आपको बहुत डिफरेंट, आप अपने आप को थोड़ा अलग फील करोगे कि नहीं ज्योमेट्री में सर मैं औरों के, आपके चेहरे पे ग्लो होगा ज्योमेट्री को लेके कि अब मेरे को ज्योमेट्री से डर नहीं लगता, ज्योमेट्री मेरे को बहुत अच्छे से आ गई है। सोनू जी कह रहे हैं सर आपका तरीका बेस्ट है, आपको थैंक यू वेरी मच सोनू जी कि आपको मेरा तरीका अच्छा लगा। हाँ सर आप बेस्ट पढ़ाते हैं सिक्कू जी, थैंक यू सिक्कू भाई, आप रेगुलर स्टूडेंट हमारे। कुलजीत जी भी रेगुलर है, वेरी वेरी नाइस सर, थैंक यू सर, वेरी नाइस सेशन, थैंक यू वेरी मच आप लोगों को भी। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक और शेयर जरूर करना और वीडियो को सब्सक्राइब भी करिए। हमें आपके सपोर्ट की बेहद जरूरी है, क्योंकि हमारा जो ड्रीम है, हमारा यहाँ कोर्स बेचना कोई ड्रीम नहीं है। कभी हमने आपसे मॉनेटरी टर्म्स में बात नहीं करी है, हमने आपके लिए फैकल्टियाँ भी लगा रखी है। हमने आपके लिए यूपी लेखपाल और यूपी पुलिस के लिए अलग फैकल्टी लग रही है, एसएससी के लिए खुद पवन सर पढ़ा रहे हैं, रेलवे और सीडीएस के लिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो हमारा आगे बहुत बड़ा ड्रीम है इस चीज़ को लेकर कि मैथमेटिक्स का कोई भी क्वेश्चन हो, मैथमेटिक्स की कोई भी प्रॉब्लम हो, यदि आपको परेशान करती तो आप चैनल पे आइए, आपको उस प्रॉब्लम का समाधान जरूर मिलेगा। ऐसी कोशिश हमारी फ्यूचर में भी जारी रहेगी। और कई बच्चे कह रहे हैं सर अर्थमेटिक कराइए, तो आप थोड़ा वेट करो दोस्त, 4-5 दिन की बात हो रहा है, जैसे ये पूरा होता है मैं अर्थमेटिक के 2 टॉपिक आपको कंप्लीट कराऊंगा और उसके बाद शुरू करेंगे। तो आज इतना ही है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो एक बार लाइक और शेयर इसको जरूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट छोड़ना मत भूलिएगा। आगे फिर मिलेंगे हम लोग कल एक बेहतरीन सेशन के साथ में। अब हम कोड वाले सेक्शन की बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही है, थैंक यू, ध्यान रखिए अपना और बहुत कड़ी मेहनत करिए और चीज़ों को रटिए मत, आप चीज़ों को समझ के पढ़िए। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, टेक केयर।